गुड जय मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर कल पेपर 3 का तो एग्जाम 3 का पेपर 1 तो अटेम्प्ट नहीं कर पाया। एक्चुअली क्या है कि ऑफिस वर्क आ गया था एक कोई बात थोड़ी। नहीं है सर, तो अभी हम जी सर। डिस्कशन कर लेते हैं आपके पेपर वन का। जो आपने दिया था जी जी पेपर एग्जाम टू पेपर वन, बाकी है ना डिस्कशन। बाकी सारी चीज हो जी जी। गई। हाँ हाँ सर, तो उसका उससे डिस्कशन बाकी पहले है। देख लेते हैं, और फिर आप कल परसों और उसके बाद में, यानी 3 दिन के अंदर अंदर या 4 दिन के अंदर अंदर आप दोनों पेपर लिखेंगे सुबह 6 से 7 में। ओके सर। ओके सर। बिल्कुल सर। तो कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सुबह ही आप एक पार्शियल टाइम निकालते हुए पेपर यस अटेम्प्ट करेंगे। सर। ये रही एग्जाम टू। ये रही आपकी पेपर वन एग्जाम टू की मार्कशीट। यस सर, यही है। CCBBB, CCBBB, तो ये पांचों के पांचों करेक्ट है। फिर है CCABC, CCABC, ये भी सही है। DBBAB, DBBAB, ये भी सही है। BCDBB, BCDBB, ये भी सही है। 21। BADAD, BADAD, तो ये 24 में प्रॉब्लम है। 24 का ए आ रहा है। चलिए देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। A beverage company is confused whether to use design protection or trademark protection for a wrap round bottle labeled they created for branding purpose. Which of the following statements are true? The label may not qualify as a design डिजाइन। if it's only for branding. सही है सर ये बात। जी। Second, trademark law
इज द appropriate protection for such labels, वो भी सही है। यस सर। Label design must affect the shape, configuration or surface to be registerable। अगर डिजाइन करना है तो उसे शेप, कॉन्फ़िगरेशन या सरफेस होना चाहिए, कुछ आर्टिकल होना चाहिए यस सर। वहां पर। एंड डिजाइन एक्ट प्रोटेक्ट्स 3D मॉडल ओनली, ये गलत है ना सर, सिर्फ 3D नहीं, मॉडल टू को डी नहीं थ्री डी करता होता ना। है। नहीं सर, टू टू डी डी एंड थ्री थ्री। डी भी नहीं, बहुत सारी फीचर्स है जिसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ओके कि ओके। 2D 3D, फिर शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, वो कलर सारी। कॉम्बिनेशन। हाँ बरोबर है, 2D अगर आ जाता तो वो 2D में आते सारी चीजें, तो ये सिर्फ 3D ठीक है नहीं सर, है। ये ओके सर। ऑप्शन है हाँ। कोई बात नहीं सर, एक ही गलत है अभी तक तो, देखते हैं इसे। फिर 26 से, CCBCC, CCB, सी सी बी, फिर 31, सी सी बी, ए सी ए सी, सी सी सी, AACCC 36 से, सी ये ए सी सी डी सी सी। सी डी CCDCD, DC 40 नंबर का गलत है, 40 नंबर का आएगा D, आपने लिखा है C, 40 नंबर देख लेते हैं। फेल्योर टू मार्क। Failure to mark a design registered article with a word रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन register नंबर। number affect the validity of the design registration। नहीं सर, ये वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करता है, डैमेजेस नहीं मिलेंगे। सेक्शन नंबर 15 ये कहता है कि अगर आपने रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, उसकी वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। Even if the proprietor fails to ensure marking on the article, he can still claim infringement damages without proving the प्रूविंग द infringer to have। इन्फ्रिंजर्स नो। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। फिर इन्फ्रिंजर को उसे बताना पड़ेगा, कि नोटिस देना पड़ेगा कि आप मेरी डिजाइन को इन्फ्रिंज कर रहे हो, वरना अच्छा। कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे। तो इसलिए दोनों गलत है ये, आपने सी लिखा था। डी आंसर इसका। दोनों गलत है। हाँ बोथ डी। आर फॉल्स। वापस आते हैं यहाँ पर। फिर है ABD, ABD सही है। फिर AC, AC सही है। वापस AC, ए AC सही है। वापस AD, AD सही है। वापस AC, AC सही है। 46 आपने अटेम्प्ट नहीं किया जहां पर AD आता था आंसर। हाँ सर, ये नहीं हुआ ही 46 नहीं। को देख लेते हैं। A patent application was filed on 12th January 2023 jointly by Miss अनन्या, Ananya मिस्टर and विराज। Mr. Viraj for a smart agriculture sensor. On 30th April 2024, Viraj executed an assignment deed transferring his rights to Green Tech Innovation Limited, which was registered with the patent office. However, Ananya refused to consent to substitution. Meanwhile, a separate dispute arose in another application filed by Miss Rima and Miss Iqbal.
where Iqbal passed away on 10th March 2024 and Rima wants to proceed alone with the consent of Iqbal's legal heir. In a third application, Mr. Rajiv claims rights to a patent filed by his former collaborator but does not have the application number mentioned in the agreement. I will provide the written. He provides a written acknowledgement from the collaborator identifying the invention. तीन केसेस है यहाँ पर. पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन 12 जनवरी jointly अनन्या विराज. विराज ने एक असाइनमेंट किया हम्म. which was registered with the patent office. फिर however अनन्या रिफ्यूज, अनन्या ने मना कर दिया कि मैं ये असाइनमेंट को नहीं मानती हूँ. तो अनन्या रिफ्यूज हाँ कर सर. सकती है. ये बात है, अनन्या के पास कंसेंट लेना पड़ेगा विराज को. मीनवाइल a separate dispute arose in the another application filed by Rima and Mr. Iqbal where Iqbal was, यहाँ पर वो लीगल हेयर से कंसेंट लेके आगे बढ़ सकते हैं. एंड तीसरा, राजीव claims rights to a patent filed by his former collaborator but does not have a application number mentioned in the agreement. However, provides a written acknowledgement from the collaborator identifying the invention. तो ये हो सकता है, राजीव जी भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है. अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. पहला, राजीव सर थर्ड पर्सन है ना? थर्ड पर्सन. हाँ सर, मगर एक्नोलेजमेंट है ना उनके राइट पास. टू राइट टू पेटेंट फाइल्ड बाय हिज फॉर्मर कोलैबोरेटर हम्म. but मगर does कहीं ना not कहीं. have application number mentioned in this agreement. एग्रीमेंट में एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखा है. हम्म. अच्छा. फिर भी एक्नोलेजमेंट है जो प्रूव कर सके कि यही इन्वेंशन है. रिटन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कोलैबोरेटर. ठीक है. Greentech Innovations can be substituted as joint applicant without Ananya's consent. ये मेरे तरफ से नहीं हो सकता है. अनन्या का कंसेंट जरूरी है पहले केस में. रीमा कैन प्रोसीड अलोन with the application after submitting the legal heirs consent. ये सही बात है, रीमा आगे बढ़ सकती है. The controller may accept Rajiv's claim based on the written acknowledgement despite the absence of application number. ये भी मैं सही मानता हूँ कि अगर वो इन्वेंशन को आइडेंटिफाई कर सके तो ये भी हो सकता है, थर्ड वाला. In case Ananya and Greentech disagree on how to proceed, अनन्या और ग्रीनटेक डिसएग्री होते हैं कैसे प्रोसीड करना है. द कंट्रोलर में डिसाइड who कंटिन्यू द एप्लीकेशन एंड हाउ. अनन्या है पहले वाले केस में, वो डिसएग्री होते हैं तो हाँ वहां पर डिस्प्यूट आगे बढ़ सकता है. एंड ग्रीन टेक हाउ टू डिसएग्री प्रोसीड. होता है ऑन हाउ टू प्रोसीड. ग्रीन टेक होता है. विराज ने ग्रीनटेक को दे चुका है वो राइट. तो अनन्या एंड विराज डिसएग्री होते हैं, उस पे बात होती है ना. यार अनन्या एंड यस. ग्रीन टेक क्यों लिखा है? ग्रीनटेक को सर उसने विराज ने अपना राइट ट्रांसफर किया राइट्स है. दे दिया है, मगर आएगा तो डिस्प्यूट बिटवीन अनन्या एंड विराज आएगा, ग्रीन टेक नहीं आएगा. नहीं सर वो ये. अब तो ऑन रिकॉर्ड तो होगा नहीं. हम्म. ग्रीनटेक ही रहेगा ना उस पे. सही बात है सर, मगर डिस्प्यूट तो विराज के साथ हुआ ना अनन्या का. हम्म. तो द कंट्रोल 46 में का डिसाइड हु आंसर ए. कंटिन्यूज द एप्लीकेशन. ए. सर ए अभी ये बी. केस ग्रांट ग्रांट नहीं हुआ है ना? हाँ, ग्रांट नहीं हुआ है ना ये इस आपके मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ग्रांट हो गया है ना सर, ये तो डिस्प्यूट है, असाइनमेंट की बात हो रही है. अनन्या वाले केस में तो असाइनमेंट की बात हो रही है, तो राइट्स ऑफ कोओनर की बात हो रही है. और ये बात आप सही भी कह रहे हो कि फिर डिस्प्यूट होगा तो अनन्या और ग्रीन टेक के बीच में डिसएग्रीमेंट है, तो कंट्रोलर में डिसाइड हु कंटिन्यूज द एप्लीकेशन एंड हाउ. ये आ भी रहा है. ए यानी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है, ये तो आप मान रहे हैं ना, इतनी दो चीज. हाँ सर. दो सही है वो. दूसरा ऑप्शन है सही वाला, ए एंड डी है, सेकंड एंड फोर्थ. तो ये सेकंड और फोर्थ भी सही है.
सेकेंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका सर। हाँ, यानी आप जो सोच रहे थे वो सही है कि एक बार विराज ने ग्रीन टेक को दे दिया, तो फिर अनन्या एंड ग्रीन टेक के बीच में डिस्प्यूट है। ये दूसरा वाला तो, तीसरा ऑप्शन तो गलत है ना सर, थर्ड थर्ड वाला सर, द कंट्रोलर में एक्सेप्ट राजीव क्लेम बेस्ड ऑन रिटन सर एक्नॉलेजमेंट। क्यों क्यों गलत है? अगर वो प्रूव कर सके कि एप्लीकेशन का, देखिए सर, वो इन्वेंशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ऐसा फिर तो जरूरी नहीं। ऑप्शन सर होना चाहिए था, हम्म। सी होना चाहिए ना, वन थ्री एंड, नहीं, वन, टू, थ्री सर एंड देखो, फोर। पहले तो 2 और 3 करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हम्म। अब आते हैं 1, 2 और 3, 1 गलत है, इसलिए ये बी गलत है, और वन यस सर। गलत है इसलिए सी गलत है। अब आते यस हैं सर। सेकंड एंड फोर्थ में। तो फोर्थ हालांकि मुझे गलत लग रहा था, बट ये है सही। सेकंड एंड फोर्थ भी सही है, तो यहाँ पर ए एंड डी सही है। सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, इन शॉर्ट 2, 3 और 4 सही है। ये तीनों सही है। टू थ्री एंड फोर ना। हम्म। ठीक है। फिर 47 से आपने आंसर दिए हैं ए डी। 47 में ए सी दिया है। 48 आपने नहीं दिया है, 48 का आंसर है बी सी। वो देख लेते हैं। फिर है बी सी डी, वो सही है। एंड 50 में ए बी, वो भी सही है। तो 48 को देख लेते हैं बस अभी। 47, 48। A registered design for a unique packaging bottle was granted to Miss Crystal Peck Private Limited on 18th March 2021. The company approaches you in July 2025 for guidance on maintaining the design rights and payment of renewal fees. Based on the Design Act 2000 and design rules, which of the following would be the correct advice? एक रजिस्टर्ड डिजाइन है यूनिक पैकेजिंग बोतल की, जो ग्रांट हुई थी क्रिस्टल पैक प्राइवेट लिमिटेड को 18/3/2021 को। कंपनी ने हमें अप्रोच किया जुलाई 2025 में फॉर गाइडेंस ऑन मेंटेनिंग द डिजाइन राइट्स एंड पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस। Great. बेस्ड ऑन द डिजाइन एक्ट 2000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी दी? रिन्यूअल फीस तो इसकी अब कब आएगी? रजिस्टर्ड हुई है 18/3/2021 को। वहां यस से सर। 2 बरस, 10 बरस, 2031 को रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी। यस सर। 18/3/2031। तो द इनिशियल कॉपीराइट इन द रजिस्टर्ड डिजाइन एक्सपायर ऑन 18/3/2031, ये सही है। एंड क्रिस्टल पैक नीड टू टेक एनी एक्शन अंटिल लैप्स डिजाइन, सही बात है ये। द सही डिजाइन बात है वाज सबकी। granted in 2021, hence to extend the copyright beyond 18/3/2031, the renewal application must be filed before expiry of 10 years on ऑन। or before 17/3/2031। नहीं बात है। क्यों? सर, सेवन, हाँ 17 तक कर सकते, लेकिन सर ऐसे तो 18 आ रहा है ना डेडलाइन, हाँ, 18 मगर थर्ड। ये भी तो है कि भाई 17 से पहले कर दो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बिफोर हाँ टेन नहीं सर, ईयर ऑप्शन, एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स लिखे है ना। हाँ बिल्कुल वो तो बिल्कुल सर। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है ये तो। सही है, ऑप्शन सही है। Renewal of copyright for a further 5 years is optional, and the request must be filed मस्ट बी फाइल्ड इन फॉर्म in 3। Form 3 along with the prescribed fee, ये भी सही है। Last, there is no provision under the Design Act to restore lapsed design after expiry of term of copyright, ये गलत है। यस सर। ये देयर इज दोनों नो सही है। प्रोविजन अंडर द डिजाइन एक्ट टू रिस्टोर लास्ट पर्सन आफ्टर कॉपीराइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये भी गलत है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि नीड नॉट टेक एनी एक्शन अंटिल लेफ्ट डिजाइन, नहीं, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। नीड नॉट है ना। हाँ सॉरी। हाँ,
मैंने भी भूल भूल में पढ़ लिया, और नीड नॉट निकाल दिया, इसीलिए नीड टू टेक एनी एक्शन वैसे पढ़ लिया था, इसीलिए ये सही था। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ऑनली। सेकंड एंड थर्ड, बी एंड सी सही है। बी। बाकी सर आपके सही है, इस बार तो मीन्स आपने गलती नहीं की है, ऐसा कैसे हुआ? सर थोड़ा टाइम लगा था इस सब में काम, मतलब मेरे को बियॉन्ड 3 आवर्स लगे थे करने में, मैं सर क्वेश्चन को बियॉन्ड थ्री टाइम। अवर्स लगे वो बात सही है, मगर एक भी गलती ना हो ऐसा कैसे हो? एक गलती निकली तो फिर आपकी, ये जो आपने अटेम्प्ट किया है उसमें एक गलती निकली है आपकी सिर्फ। 24 और 40 सर। आप 40 मान लीजिए, 24 40 दो गलती, 24 यानी यस। 2 मार्क्स, और 40 यानी 1 मार्क, 3 मार्क की गलती, और 6 मार्क का आपने छोड़ दिया है। तीनों और छह, नौ, यस। 91 हाईएस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप। बैच का हाईएस्ट स्कोर है सर आपका, 91। ओके सर। है तो सही सर, आपको ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें कुछ आपको लग भी रही है। ये आप प्रैक्टिस, बस आपका पेपर 2 अब कैसा जाएगा उस पर डिपेंड, डिबेट है, बाकी कुछ नहीं है। तो यस सर सर। क्या करें बोलिए, आप अब आप गाइडलाइन दीजिए, आगे बढ़े सेक्शन में। हाँ सर बढ़कर। तो क्या पेपर 4 की भी प्रिपरेशन हो? फिर कल से तो आप 3 दिन ये कर लेंगे ना, हाँ हाँ सर बिल्कुल। एग्जाम? आप सर सही में बताइए, आप मीन्स ये पढ़ नहीं पा रहे थे या क्या बात है आपकी? मुझे डाउट लग रहा है आप में। कौन सा सर? ये सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे थे, आर यू श्योर अबाउट इट? पहले। हाँ। हाँ सर पहले नहीं हो पाता था। क्या ही चीज आपको रोकती होगी? नॉलेज आपका इंटेक्ट है सर। सर वही सर, एक्चुअली सही टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाता था। अब शुरू लास्ट के 7 8 दिन 10 दिन में चीजें मतलब कलेक्ट नहीं हो पा रही थी। और इस बार कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं कि क्या ही पता है, क्या ही करेंगे। यस। सुपर सर, मीन्स क्या ही बोलूं मैंने आपके जैसा पर्सन अभी तक नहीं देखा है सर, अपनी इतने करियर में, सिंस, मान लीजिए आप में 5 6 बरस तो मुझे हो गए पढ़ाते पढ़ाते ये फील्ड में। यानी आप एक तो है ना, आप है ना डाउन टू अर्थ है बहुत, मीन्स ऐसा मानते नहीं है क्या, एक होता है ना लोगों में एरोगेंस होता है, अगर नॉलेज है तो वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मगर आप में वो भी यस स्किल नहीं है। ऐसा क्यों है, मीन्स आप इतना डाउन टू अर्थ कैसे है? पहले से सर। ही नेचर है आपका, आप कभी मानते एरोगेंस। नहीं है ना कि नॉलेज है आपका इतना। नहीं सर, मानने की बात नहीं है, मतलब मैं उतना सर वो नहीं कर दिखाता नहीं हूँ, शौक वाली चीजें नहीं है। और एरोगेंस इन द कभी सेंस। कभी सर लोग आपको फिर अंडर वैल्यूड नहीं करते हैं? अंडर वैल्यूड तो सर, अब क्योंकि ऑफिस सर में तो जब सर तक आपको। वो आपसे बात नहीं करेंगे ना, तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन है। हाँ ये सर, ये भी बात सही है आपकी। तो ठीक है। बिल्कुल। और सर सुपर सर, अगर ऐसी में ये तो है ना, एक साधु संत वाली क्वालिटी है आपकी। यस सर। चलो सर, अब 82, पेटेंटेड आर्टिकल एंड पेटेंटी, पेटेंट एक्ट। यस। सर ये जो पेटेंटेड आर्टिकल है वो एज पर पेटेंट एक्ट बना है, और पेटेंटी दो टर्म होते हैं, प्रोपराइटर एंड ग्रांटी। पेटेंटी वो है जिसका नाम पेटेंट के ओनरशिप में लिखा हुआ है, यस सर। ग्रांटी वो है जिसके नाम पे पेटेंट ग्रांट हुई, एंड प्रोपराइटर वो है जिसको ग्रांटी ने अपने राइट्स बेच दिए, असाइन कर दिए। सही है सर, या एनी ओके। डाउट? ये सर सही है। तो दोनों ग्रांटी और प्रोपराइटर दोनों क्या है, पेटेंटी है। पेटेंट। यानी जिस दिन पे हम देख रहे हैं, जिस दिन पे हम कोई यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंस की बात आएगी, तो जिस दिन पे हम कंपलसरी लाइसेंस की बात कर रहे हैं वहां पर अगर मैं यस सर। पेटेंटी वर्ड का यूज करूं, तो पेटेंटी ग्रांटी भी हो सकता है,
या फिर प्रोपराइटर भी हो सकता है, यानी उस दिन जिस दिन हम कंपलसरी लाइसेंस को अप्लाई कर रहे हैं उस दिन कौन उस रजिस्टर में मेंशन्ड है उसकी बात हो रही है। ओके सर। एनी डाउट सर? नहीं सर। 83, जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू वर्किंग ऑफ अ पेटेंटेड इन्वेंशन। सर इसमें 82 में कोई पॉइंट लिखने वाली है? बस कुछ नहीं है सर, 82 में दो ही चीज है, पेटेंटेड आर्टिकल यानी जो पेटेंट एक्ट से बना है वो, और पेटेंटी में ग्रांटी एंड प्रोपराइटर दोनों में से जिसका नाम एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन ब- वो। ठीक है सर। 83, जनरल प्रिंसिपल 83 ओके सर। एप्लीकेबल फॉर वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन। पहला जनरल प्रिंसिपल है सर कि इन्वेंशन को वर्क करना है इंडिया में। अगर कोई भी इन्वेंशन पेटेंटेड होता है, ग्रांट होती है पेटेंट, तो उसे वर्क करना है इंडिया में। इंडिया में पर्टिकुलरली वर्क करना चाहिए, बाहर के देशों में नहीं। इंडिया में ग्रांट हुआ है तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर उसे काम करना है। ओके दूसरा, मस्ट बी वर्क। नॉट फॉर इंपोर्ट्स ओनली, यानी आप इंडिया में पेटेंट ग्रांट कर लेंगे और चाइना में प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में रहेगा और वहां से सिर्फ इंपोर्ट करते रहेंगे, तो वो अलाउड नहीं है। ओके सर। फॉर सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर एंड टू बैलेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इट मींस कि जो भी इंडियन पर्सन्स है उनके बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया और आप बेनिफिट दे रहे हैं सिर्फ आउटसाइडर्स को, यानी फॉरेन कंट्रीज को। हम बोलते हैं ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा रुपये कमाने के यस सर। लिए, इंडियन डिमांड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, do not resist protection of public health and nutrition, government taking measures to protect public health। डू नॉट रजिस्ट प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हुए काम करना है। अगर कोई भी यस। पेटेंटेड आर्टिकल एडवर्स इफेक्ट देती है पब्लिक हेल्थ से, तो भी उसे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अंदर अंडर सेक्शन 66 गवर्नमेंट निकाल सकती है। यही लिखा हुआ, गवर्नमेंट टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। फिर पब्लिक इंटरेस्ट से अगेंस्ट जाएगा तो उस पे एक्शन आ सकता है बाय द गवर्नमेंट। एंड सर एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस, जो भी आपका पेटेंटेड आर्टिकल है वो इतना रीजनेबल होना चाहिए कि अफोर्ड कर सके इंडियन पब्लिक, ऐसा ना हो कि वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाए। एक सेकंड सर। गवर्नमेंट जी जी। टेकिंग मेजर मेजर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। और लास्ट है रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस टू पब्लिक। इसी में से सर 3 ग्राउंड उसका भी है ना? कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी। यस सर।
तो बात है सर, अब आपको क्या पढ़ाऊं मैं, मुझे वही दिक्कत हो रही है, यहाँ पर ही तो दिक्कत है मुझे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। अब आते हैं सर कंपलसरी लाइसेंस पे। सेक्शन नंबर 84 टॉक्स अबाउट कंपलसरी लाइसेंस। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी लाइसेंस में कौन अप्लाई कर सकता है कंपलसरी लाइसेंस के लिए। तो उसका आंसर है दो। एक तो कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड, या फिर जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस ही है वो। यस सर। एनी डाउट इन इट? नहीं सर, नहीं। ओके। दूसरा क्वेश्चन होता है कब अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी टाइमलाइन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट एंड 6 months ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट, डेट ऑफ ग्रांट से 3 बरस हो जाने चाहिए उस पेटेंट को। एंड 6 months ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब है कि पहले पर्सन इंटरेस्टेड या एग्जिस्टिंग लाइसेंसी पेटेंटी के पास जाएगा, कहेगा कि आप कंपलसरी लाइसेंस आपकी पेटेंट पे आ सकता है, तो उससे अच्छा है कि आप मुझे एक ट्राई करने दीजिए। हम इस क्लोजेस जो कंपलसरी लाइसेंस के तीन जो क्लोज हैं उसको सेटिस्फाइड करते हैं ताकि हम पे कंपलसरी लाइसेंस ना आए। एग्जिस्टिंग लाइसेंसी ने ऐसी बात की या पर्सन इंटरेस्टेड ने ऐसी बात की पेटेंटी से, और पेटेंटी ने उसके 6 महीने में उसे सपोर्ट नहीं किया उस बात पे, वो 6 मंथ का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट उसके पास होना चाहिए, बाद में ही वो कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट होता है कौन कौन सी कंडीशन में, अंडर व्हाट कंडीशंस। तो पहली यस सर। कंडीशन है नॉट वर्कड इन इंडिया। दूसरी कंडीशन है नॉट अवेलेबल एट अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। एंड तीसरी कंडीशन है नॉट। डिमांड सप्लाई नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड। तो रीजनेबल रिक्वायरमेंट नॉट सेटिस्फाइड, पहली बात रिक्वायरमेंट पे आई, यानी डिमांड सप्लाई सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, जितनी इंडिया में डिमांड है उतना ये बना नहीं पा रहे हैं। नॉट अवेलेबल एट यस। अफोर्डेबल प्राइस, सस्ते कीमतों पे नहीं दे पा रहे हैं, या फिर नॉट वर्कड इन इंडिया। ये तीन में से अगर कोई भी एक रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंपलसरी लाइसेंस के लिए पर्सन इंटरेस्टेड या एग्जिस्टिंग लाइसेंसी आफ्टर 3 year ऑफ अ ग्रांट एंड 6 month ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से आगे बढ़ सकते हैं। एनी डाउट इन इट सर? नहीं सर, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। व्हाट? हो गया सर। ओके सर। अब कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा पर्सन इंटरेस्टेड को या एग्जिस्टिंग लाइसेंसी को? तो फॉर्म नंबर है 17 एज पर रूल नंबर 96। फॉर्म 17। रूल 92 ना सर? रूल 96 सर। रूल 96। फी आपको सर थ्री कितना?
फीस इसकी स्क्रीन 2400 रुपये। रूल 96 फॉर्म 17। ठीक है हम्म। सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सर? हाँ सर, दिखाई दे रही है। कंट्रोलर के सामने फाइल करेंगे, और अगर हम्म, कंट्रोलर मना कर देते हैं कि नहीं भाई, आपकी ये रिक्वेस्ट वैलिड नहीं है, तो फॉर रूल नंबर 97 ही कहता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर हियरिंग हो सकती है। ओके सर। फिर वहां से अंडर सेक्शन 87, देखिए फाइल क्या हुआ है, कंपलसरी लाइसेंस फाइल हुआ है। कंपल्सरी लाइसेंस, हाँ। कंपलसरी लाइसेंस की जो रिक्वेस्ट है उसे मना कर दिया है कंट्रोलर ने। तो अब उस केस में जो कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी ओपोज कर सकते हैं, या फिर कंपलसरी लाइसेंस की जो नोटिस है जो पेटेंटी को गई है, वो यस सर। पेटेंटी भी ओपोज कर सकता है कंपलसरी लाइसेंस को, अंडर सेक्शन 87। ओके सर। कैसे कर सकता है? फॉर्म नंबर 14 फाइल करके विद इन 2 मंथ्स। रूल नंबर 98 में लिखा हुआ है। सेक्शन 87 प्रोसेस फॉर डीलिंग अंडर। सेक्शन नंबर 84 एंड 85। 84 एंड 85 के डिसीजन में ओपोज करने के लिए ये सेक्शन है सर 87। ओके सर। फॉर डीलिंग अंडर 84 and 85। नोटिस टू पेटेंटी। वो जाएगी कंपलसरी लाइसेंस की नोटिस पेटेंटी को जाएगी, अगर अप्रूव हुआ तो। यस सर। तो फिर पेटेंट क्या करेगा, उसे ओपोज करेगा विद इन 2 मंथ्स। पेटेंट भी हो सकता है वहां पर कोई एग्जिस्टिंग लाइसेंस ही है दूसरा जो कंपलसरी लाइसेंस के लिए नहीं जा रहा है, वो भी कर सकता है। मॉर्गेजी भी कर सकता है जो पर्सन इंटरेस्टेड है। मगर नोटिस टू पेटेंटी भी आएगी और पेटेंटी भी ओपोज कर सकता है यहाँ पर, वैसी बात है। रूल 98 के अंदर फॉर्म 14। 14 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स। 2 मंथ्स प्लस एक्सटेंशन में सर। नहीं 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 नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं है। प्लस एक्स्ट्रा पर्सन भी कर सकते हैं, ये बात है। अच्छा, एक्सटेंशन कोई नहीं है। जैसे कि वो, एक्स्ट्रा। ओ ठीक है, हाँ मॉर्गेजी हो गया सर। हाँ, एक्स्ट्रा पर्सन। तो सिर्फ ऐसा पेटेंट ही पे फोकस ना हो जाए हम, इसीलिए वो प्लस ईएक्सटी लिखा हुआ है। तो सर बेसिकली कंपल्सरी लाइसेंस सेक्शन 84, रूल 96 फॉर्म 17 फाइल करते हैं, और इसके लिए 3 ग्राउंड है। रीजनेबल रिक्वायरमेंट नॉट सेटिस्फाइड, नॉट अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, नॉट वर्कड इन हम्म। इंडिया, और कब फाइल कर और सकते हैं? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। एंड 6 मंथ ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अच्छा, 6 month। अच्छा, 6 months for unsuccessful attempt। Successful attempt। तो ये तो 6 मंथ जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो रहा है, तो ये हम्म। उस समय पेटेंटी को अप्रोच कर रहा होगा, हम्म। या कंट्रोलर को डायरेक्ट कर सकता है। नहीं, पेटेंट को अप्रोच करना है। उसको वही। प्रूव करना पड़ेगा, कंट्रोलर बोलेगा कि भाई 6 महीने का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किधर है, फिर जाके आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नॉट। 6 मंथ से अलग अलग टाइम पे ना, 6 बार है 6 अटेम्प्ट, नहीं या नहीं छह सर, महीने में। 6 बार नहीं सर, एक बार उसे पूछा और 6 महीने तक भाई साहब ने
मना कर वो दिया, मैं छह समझ। महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हो गया 6 महीने का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। 6 मंथ का टाइम उसने ले लिया, 6 मंथ से ज्यादा हम्म। ले लिया। 6 महीने ठीक है से सर। पहले उसने पूछा हुआ होना चाहिए कि सर आपकी हम्म। पेटेंट जा रही है, अंडर कंपलसरी लाइसेंस बचाना है तो चलिए हम काम करते हैं। यस सर। और सर इसमें पर्सन इंटरेस्टेड और लाइसेंस होल्डर कर सकते हैं। हम्म। अगर कंट्रोलर मना करता है तो रूल 97 के अंदर हम विद इन 1 मंथ उस डेट से हियरिंग ले सकते हैं ना। हम्म। और तो अगर सर हाँ बोल हियरिंग, देता है तो, और अगर हाँ बोल देता है तो हाँ बोल देता है उस केस में क्या हो तो फिर उस केस कंपल्सरी में लाइसेंस। पेटेंटी, एग्जिस्टिंग लाइसेंसी, दूसरे जो है मॉर्गेजी, वो ओपोज यस करने सर। लग जाएंगे फॉर्म नंबर वो 4। अपोज कर, जो एग्जिस्टिंग पहले से लाइसेंसी है, मॉर्गेजी है, हम्म। वो फॉर्म 14 फाइल करके अपोज कर सकता है रूल 98 के अंदर। सर एग्जैक्टली। ये रूल 97 में जो हियरिंग हो रही है, हम्म। तो एक इसके लिए भी सर कोई फॉर्म है क्या? सर ये हियरिंग वो वाली होती है ना फॉर्म नंबर 30 से, ओके सर। रिक्वेस्ट फॉर हियरिंग। ये सर वो तो जनरल हियरिंग की बात है कि आपकी नहीं डिसीजन नहीं, मना किया सपोज मतलब। कंट्रोलर ने सर मना कर दिया, मना हाँ। कर दिया तो उसके बाद कंट्रोलर खुद ही हियरिंग शेड्यूल करेगा? हाँ जी, 10 दिन में। अच्छा, तो ये 1 मंथ वाली टाइमलाइन जो है सर, 1 मंथ हियरिंग। 7 वाला, जल्दी करवा लो। अंडरस्टूड सर, या कोई डाउट है अभी? सर ये रूल 97 1 मंथ हियरिंग, 1 मंथ की जो 1 मंथ टाइमलाइन है हम्म। हियरिंग की, ये मुझे सर थोड़ा बता दीजिए। सर वो सभी जगह पर 57 से 63 वाली रूल में एप्लीकेबल है ना, आईटी रूल, सेक्शन 80 वाली टाइमलाइन है ये तो। अच्छा, ठीक है कि सर। कंट्रोलर ने अगर कोई भी एडवर्स इफ डिसीजन दिया आपकी एप्लीकेशन पे, तो विद इन यस। 1 मंथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना हियरिंग के लिए। ये तो जनरल टाइमलाइन है, यानी सभी के लिए ओके सर, applicable ओके। ठीक है सर। ओके सर, ओके। है जी। अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 85 में। सेक्शन नंबर 85 कहता है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, हाँ सर, पेटेंट का रिवोकेशन है बाय कंट्रोलर फॉर नॉन वर्किंग ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, पेटेंट को रिवोक करना है, बट क्यों? क्योंकि कंपल्सरी लाइसेंस वर्क नहीं कर रहा है। अब इसका जो यस सेटअप सर। होता है, यानी किस तरीके से स्टोरी बनती है, कि पहले तो कंट्रोलर ने कंपल्सरी लाइसेंस अलाउड कर दिया, ये ओके। तीन में से कोई एक ग्राउंड सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, इसी वजह से ओके सर। अब 2 वर्ष तक वो कंपल्सरी लाइसेंस आगे भी बढ़ा, मगर फिर भी यहां पर ग्राउंड्स अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो अब कंट्रोलर जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड, वो अप्रोच कर सकती है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के लिए, कि भाई ये पेटेंट में ही ऐसा कुछ है कि पेटेंट की वजह से ही ये कंपलसरी लाइसेंस भी वर्क नहीं कर पा रहा है, यानी कंपलसरी लाइसेंस लेते हुए भी ये ग्राउंड सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि अब इस पेटेंट को ही रिवोक कर दो, ताकि हम इसको फ्रीडम टू ऑपरेट में लेके जाए और जो डिमांड है उसको सेटिस्फाइड कर पाए, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर पाए। ओके सर। तो सर इसमें अपोज नहीं होगा? हेलो। तो होगा ना सर, है ना लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, सेक्शन 87 में दोनों सेक्शन है, 84 एंड 85। ओके सर। तो यहाँ पर भी ओपोजिशन होगा, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये भी एक क्वेश्चन है ना सर। कम सेंट्रल गवर्नमेंट तो डायरेक्टली अप्लाई करेगा, चलो, मगर पर्सन इंटरेस्टेड कौन सा फॉर्म फाइल करके अप्लाई करेंगे ये रिवोकेशन के लिए? तो वो फॉर्म नंबर है 19, अंडर रूल 96, फॉर्म नंबर है 19 अप्लाई करने के लिए। तो रूल एप्लीकेंट। 96 में दोनों फॉर्म्स के बारे में बात की गई है, फॉर्म नंबर 17 भी और फॉर्म नंबर 19 भी।
फॉर्म 17, फॉर्म 19। फॉर्म 19 सर ये अपोजिशन के लिए हो गया। फॉर्म 19 हो गया ओपोजिशन के लिए, ओपोजिशन नहीं सर, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के लिए, अंडर वही सेक्शन हरी 85। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। हम्म। अब जो इसकी सर नोट। तो कंपल्सरी लाइसेंस में हम्म। अगर कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हो गया तो सर उस टाइम पे फिर पेटेंट के पास कुछ राइट रहता है? हाँ, क्यों नहीं रहते? क्योंकि किसी तो दूसरे पर्सन इंटरेस्टेड को सीएल तो ग्रांट हो जाएगा। सर भले ही हो जाए सीएल ग्रांट पर्सन इंटरेस्टेड को, मगर राइट्स किसके रहेंगे? जो पेटेंट है वो तो पेटेंटी का ही रहेगा ना सर। ओके और सर। पेटेंटी को बाकायदा एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उसको रॉयल्टी भी मिलती रहेगी। तो पेटेंटी भी सर प्रोडक्ट बनाकर मेक राइट वो सेल वेल कर बेच ही सकती सकता है। है सर, वो तो बेच ही सकता है। उसीलिए तो कंपलसरी लाइसेंस दिया जा रहा है। कंपलसरी लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पेटेंटी वो अफोर्डेबल प्राइस पे बेचना नहीं चाहता है, एज एन एग्जांपल ले रहा हूं। तो उसके ओके। सामने कंपलसरी लाइसेंस को खड़ा कर दिया कंट्रोलर ने। अब बिल्कुल। अगर पेटेंटी मान जाता है, पेटेंटी कम रेटों में बेचना चाहता है, तो वो तो बेच ही सकता है, एग्जिस्टिंग लाइसेंस ही तो बेच ही सकता है। लेकिन सर जो कंपल्सरी लाइसेंस होल्डर होंगे हम्म। उनका जो रेट होगा उससे हम्म। ऊपर तो जा नहीं सकते पेटेंटी, उनको सर बेचना वो होगा तो वही सर उसी वो रेट पे उससे ऊपर बेचेंगे। जाएंगे तो लोग परचेज करेंगे क्यों उनसे? वही तो सर। लेकिन सर बेच सकता है ये भी, जो बेच म्यूजियो सकता जो है सर। राइट है पेटेंट का राइट वो इसके पास रहेगा। हाँ सर। ये ठीक है ऐसी कंडीशन है ना कि अगर कंपलसरी लाइसेंस के थोड़ा सा भी वो ऊपर जाके बेचने लगा ना, तो वो बेच नहीं पाएगा। यानी कंपलसरी लाइसेंस के पास ऐसी कंडीशन है कि इतने रुपयों में बेचोगे तो आपका ही माल बिकेगा और किसी का नहीं। सर। ओके सर। और सर इसीलिए तो 6 महीने तक वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ ना। वही तो बात यस हो सर। रही है, आप जो बता रहे हैं वही तो बात हो रही है कि भाई ये जो पेटेंट ही था उसे कंपलसरी लाइसेंस ने यही तो कहा कि चलना भाई यस हम साथ में मिलके बेचते हैं कम रुपये में, मगर वो फिर भी मना कर रहा है। सर। ओके सर। तो सर इसमें कि कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हो चुका है और अगर वो दो ग्रांट हो कंपल्सरी लाइसेंस के ग्रांट होने के बाद 2 साल तक अगर वो काम नहीं करता है तो उस केस में रिवोकेशन ऑफ पेटेंट फॉर नॉन वर्किंग के लिए फॉर्म 19 हम फाइल कर सकते हैं। हम नहीं, पर्सन इंटरेस्टेड या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्सन इंटरेस्टेड और सेंट्रल गवर्नमेंट। हम्म। पर्सन इंटरेस्टेड और ये लाइट चालू करना आपको बराबर खुल जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी भी सर फी वही होगी 2400। हाँ, फॉर्म नंबर 19 की भी फीस वही है, 2400। ठीक है सर। फॉर्म 19। अब सर इसकी भी नोटिस के सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर पर्सन इंटरेस्टेड ने रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के बारे में बात की है, वो कंट्रोलर वो नोटिस भेजेगा पेटेंटी को, और साथ में भेजेगा एग्जिस्टिंग कंपलसरी लाइसेंसी को भी। क्योंकि यहाँ नोटिस पर टू सिर्फ पेटेंट। पेटेंटी ही बीच में नहीं आ रहा है, कंपलसरी लाइसेंसी के पास से भी लाइसेंस जा रहा है। यस सर। हाँ तो कंट्रोलर सर नोटिस करेगा ना पेटेंटी को और हाँ, लाइसेंस होल्डर को। दोनों को ठीक करेगा। है। और वहां से 2 महीने के अंदर अंदर वो दोनों भी ओपोज कर सकते हैं इस चीज का। अब नोटिस टू पेटेंटी जब भी मैं पेटेंट। बात कर रहा हूं तो उसमें दूसरे लाइसेंसी, मॉर्गेजी, वो सारी चीजें आप इंक्लूड कर ही लीजिएगा। हालांकि फॉर्म नंबर 14 पर्सन इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, बट मैंने उसको बाइफरगेट किया है कि भाई पर्सन इंटरेस्टेड में भी इस केस में कौन कौन आ सकते हैं, थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यस सर। पर्सन इंटरेस्टेड में लाइसेंसी कंपलसरी मॉर्गेजी लाइसेंसी, लाइसेंसी तो आ ही कंपल्स सकता है सर, लाइसेंसी, मॉर्गेजी, पेटेंटी वो तो आ ही सकते हैं।
बट इस केस में yes। कंपलसरी लाइसेंस ही भी आ सकता है। तो सर एक ही पेटेंट के मोर लाइसेंस भी, और क्या बोलते हैं, लाइसेंस ही हो सकते हैं और कंपल्सरी लाइसेंस भी हो सकते हैं। सर देखिए, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी का आप मतलब क्या समझते हैं, पहले मुझे वो बताइए, तो फिर आपने ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। व्हाट डू यू मीन बाय सर एक्सक्लूसिव लाइसेंस? सर एक्सक्लूसिव राइट लाइसेंसिंग का मतलब है कि सारा का सारा राइट उसके पास रहेगा उस केस में, इवन तो दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एंड असाइनमेंट? असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में तो सर पूरा राइट ही चला जाता है ना। हाँ, तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस में तो फिर क्या बचता है? अगर आप बोल रहे हो कि सारा का सारा राइट उससे चला जाता है, तो बचता क्या है? तो सर एक्सक्लूसिव राइट में उसमें पेटेंट के पास राइट रहता है। अब सुनिएगा, हाउ एक्सक्लूसिव, आपने जो असाइनमेंट की बात की वो सही है, असाइनमेंट यानी दूसरा प्रोपराइटर बना देना, वही वो तो। बात हुई। जी। एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही क्या होता है सर? मान लीजिए आपकी एक पेटेंट है। आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं सर, कौन से स्टेट से? बिहार सर। बिहार से। ओके। तो आपने मुझे कहा है, आपने पेटेंट फाइल की, तो पेटेंट की आपकी टेरिटरी क्या हुई सर? पेटेंट टेरिटरी हमारा सर तो इंडिया। हाँ आपने पेटेंट अगर बिल्कुल। आपको मिला, कोई ग्रांट हुआ, तो आपकी पेटेंट की हाँ। टेरिटरी इंडिया हुई। यस सर, यस सर। अब आप जानते हो कि जयवीर जो है वो गुजरात में अच्छा काम कर रहा है। तो चलो, गुजरात के जो भी गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ सर, पर्टिकुलर्स बताने हैं आपको, कि जयवीर को मैं अपनी पेटेंट में राइट्स दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिव राइट्स दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे रहा हूँ, यस कि सर। जयवीर गुजरात के जो टेंडर्स हैं गवर्नमेंट के, वो जयवीर फाइल करेगा मेरी पेटेंट के लिए, आपकी पेटेंटेड इन्वेंशन के लिए। जो भी गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, पर्टिकुलर मैं उतनी ही बात कर रहा हूं, ना कि कोई प्राइवेट टेंडर्स, ना कि कोई प्राइवेट वर्क, कुछ नहीं। अगर गुजरात में कोई गवर्नमेंट के टेंडर्स फिलअप करने हैं, तो आपने मुझे ऑथोराइज किया एज एन एक्सक्लूसिव लाइसेंसी। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आप फाइल कर सकते हो गुजरात के टेंडर्स? सर कर सकता हूँ ना मैं। नहीं एज ए, कर सकते हैं, नहीं कर क्योंकि सकते। आपने पेटेंट मुझे सर, कैसा पेटेंट लाइसेंस तो दिया है? अच्छा मैंने लाइसेंस दिया है ना, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव लाइसेंस। लाइसेंस। एक्सक्लूसिव लाइसेंस। एक्सक्लूसिव लाइसेंस एक्सक्लूड पेटेंट इटसेल्फ। तो और सर फिर exclude- पेटेंटी हाँ जी। पर्टिकुलर उस एरिया में पेटेंटी नहीं कर सकता हाँ, है ना। नहीं उस एरिया में भी नहीं सर, उस एरिया में भी गवर्नमेंट टेंडर के लिए आपने मुझे दिया है। ठीक है। समझ पा रहे हैं एक्सक्लूसिविटी, समझ पा रहे हैं ये पूरी? तो एरिया वाइज भी दे सकते हैं, एरिया में भी एक पर्पस के लिए भी दे सकते हैं। तो एक्सक्लूसिविटी बहुत मीन्स ऐसा पॉइंट है ना, कि एक्सक्लूसिविटी को आप कितना भी माइन्यूट डिटेल में लेके जा सकते हैं। तो सर जैसे आपने एग्जांपल दिया गुजरात वाला कि हमने आपको ऑथोराइज कर रखा है सिर्फ गवर्नमेंट टेंडर के लिए, हम्म। तो पेटेंटी वहां पे उस गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है हम्म। जो हमारा नहीं कर ऑथोराइज्ड पर्सन। नहीं कर सकता है। हम्म। तो सर जैसे एक्सक्लूसिव डीलर्स वगैरह जो होते हैं कंपनी के। फ्रेंचाइजी, जी सही है। हाँ। सेम काइंड ऑफ तो कॉन्सेप्ट है सर, सेम काइंड उस ऑफ। जोन ठीक है। तो फिर वही हो गया, उस जोन में आप भले ही आप ऑनर हैं उस हम्म। प्रोडक्ट के या मगर उस बेच नहीं पेटेंट के, सकते। उस एरिया में आप बेच नहीं सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पे ऑथराइज पर्सन दे रखा है। जी। जी। ठीक है, ठीक है, लेकिन राइट तो रहता है सर। हाँ, राइट्स तो फिर देखो, बाकी के राइट्स अब तो डिफाइन हो गया ना, कि गुजरात के बाहर राइट्स किसके हैं? आपके तो हैं। वही तो। ठीक है सर। ओके। वही सर, होलसेलर रिटेलर वाला कॉन्सेप्ट है। और क्या हाँ सर, वही वही वाला है। है? हम्म। चलो अच्छा, ठीक मगर ऐसा तो कुछ हुआ कि मुझे लगा कि चलो आपको ये पता नहीं था, ये मुझे अच्छा जान के अच्छा लगा। है। यस पहली सर। बार मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया है, जो आपको शायद पता नहीं था। यस सर, एक्सक्लूसिव मैं समझ रहा था सर, एक्सक्लूसिव लाइसेंस पे उसपे पेटेंट के पास राइट रहता है, एग्जैक्टली। लेकिन एक्सक्लूसिव राइट तो रहता ही है बट एक्सक्लूसिव लाइसेंस उस किस पर्पस और किस एक्सक्लूसिविटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे आप, हाँ। क्या यस एक्सक्लूसिविटी यस यस। होती। हो गया था, यस क्या यस। ही बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। सेक्शन 86 है, पावर ऑफ कंट्रोलर टू एडजर्न एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस। एडजर्न करना, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की
पहले तो एडजन कब तक कर सकते हैं, 12 महीने तक कर सकते हैं। अच्छा। किसकी एप्लीकेशन, कंपलसरी लाइसेंस की एप्लीकेशन को 12 महीने तक एडजर्न कर सकते हैं। कौन रिक्वेस्ट करेगा एडजर्नमेंट करने की? पेटेंट ही रिक्वेस्ट करेगा। ओके। क्योंकि एडजर्न किसको करना है, कंपलसरी लाइसेंस को एडजर्न करना है। क्यों ऐसा ओके। करना है? तो समटाइम्स गवर्नमेंट रूल्स मेक इट डिफिकल्ट कि भाई वो चीज वर्क इन इंडिया हो पाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी एक पेटेंट थी पैरासीटामोल पे, या कोई एक ऐसी मेडिसिन ड्रग पे पेटेंट थी, जो जब आपने आपकी पेटेंट ग्रांट हुई यस सर। तो वो बेंड कर दी गई दवाई। उसी टाइम पे यस। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये दवाई बेंड है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके। तो अब गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, आपकी पेटेंट तो उसी दवाई पे उसी ड्रग पे ग्रांट थी। अब गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपकी दवाई आप कॉमर्शलाइज नहीं कर पा रहे हो। यस सर, बैन हो गया 12 महीने के लिए। हाँ, 12 महीने, 2 बरस, 3 बरस के लिए हो गया। अब जब वो कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर ग्राउंड दे रहे हैं कि भाई ये वर्क इन इंडिया नहीं हो पा रहा है, रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है। तो सर गवर्नमेंट भी इसमें इंस्ट्रक्शन दे सकती है कंट्रोलर को कि इस नहीं, पर्टिकुलर इस। वहां पर पेटेंट ही देगा वो नोटिफिकेशन। पेटेंट ही कहेगा कंट्रोलर को कि सर देखो तो सही, ये 3 बरस में से 2.5 बरस तो ये बैन लगा हुआ था, अभी अभी ये ओके। बैन हटा हुआ है, अब 6 महीने ही बचे थे मेरे पास, तो मैं कैसे इसको सेटिस्फाइड करूं ये डिमांड को। तो ऐसा कीजिए तो मुझे। गवर्नमेंट सर बैन कर सकता है। हाँ, गवर्नमेंट तो बैन कर ही सकता है ना सर, वो तो करते ही है, बार बार करते हैं। अपने अभी कोई ओ, दवाई थी पैरासीटामोल का ही, कोई एक छोटा सा कोई ड्रग था, उसको बैन किया था इंडिया में। अच्छा अच्छा। अभी भी देखो एक कफ सिरप बैन हो रहा है, कुछ कफ सिरप में कुछ आ रहा है। फिर बीच में वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर थे, उसमें एस्बेस्टोस मिला हुआ था, उससे कैंसर होते थे बच्चों को। हाँ तो सर, उसका सुना था मैंने। हाँ, तो वो भी जॉनसन एंड बैन जॉनसन। किया है यूएस में। इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर बैन है। सर जो यूएस में नहीं चलता है वो इंडिया में सब कुछ चलता है। वो यहाँ से ओके यहाँ ओके। पर ही भेजते हैं, वहां से यहाँ पर ही भेजते हैं। तो अभी बिक नहीं रहा होगा सर जॉनसन एंड जॉनसन का वो बिक बेबी रहा है पाउडर। सर, बहुत अच्छी तरीके से बिक रहा है। तो फिर बैन है तो इसका क्या मतलब है? सर यूएसए का एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको, यूएसए में ऐसी चीज होती है ना सर, यूएसए जब कोई नई मीन्स उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे कहूं मैं आपको, खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, खाने की चीजें यूएसए में, वो यूएसए की गवर्नमेंट उसको जब डिसअप्रूव करती है ना, तो उसके लिए बड़ा मार्केट है इंडिया। इंडिया खा जाते हैं वो, हम तो सभी लोग, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पता नहीं किस जमाने की है या क्या है, यूएसए वाले अच्छा बीमार पड़ते हैं वहां से, हम खा लेते हैं उसको। अच्छा। अच्छा। तो वहां पे कैंसर हो रहा था बच्चों को, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है सर उस पाउडर से? सर यहाँ कौन एसेस करता है बोलिए आप? दैट्स दी वर्स्ट कंडीशन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ बस करप्शन दे दो, बाकी चलता जाएगा, तो मरते हैं लोग, मरने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी होता ही होगा सर, वैसा नहीं है कि नहीं होता होगा, मगर कौन कौन अवेयर करे, कितने कितने लोग अवेयर करें। अपने यस। कहाँ कहाँ तक पहुंच गए हैं ना सर ये जिंदगी में, अब तो पता ही नहीं क्या चीज सही है और गलत है, उसका बाइफरकेशन करना ही हम भूल जाएंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर। ना पनीर सही से आ रहा है, ना वो घी सही से आ रहा है, वो पाम ओलिव घी बना के दे रहे हैं क्या, कि कहाँ पर बोले ये हो रहा है। और ऐसा बोलते हैं तो बोलते हैं एंटी नेशनल, काय का एंटी नेशनल भाई, खाना पीना सब कुछ करप्टेड हो चुका है। और मजे की बात यही है, करप्शन करने वाले लोग एंटी नेशनल बोलते हैं। वही वही है सर। अभी तो पॉलिटिक्स सर बहुत वर्स्ट कंडीशन में है। क्या ही होगा इस इस पे तो दुनिया बहुत में। लंबा डिबेट है। हाँ, वो तो यहाँ पर चलता रहता है, बट गवर्नमेंट बैन कर सकती है, और गवर्नमेंट के ऐसे बैन से आप ये तो देखिए होता ही है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने एक BS4 सर्टिफाइड इंजन बनाया, BS4, और यस जब सर। आपकी पेटेंट ग्रांट हो गई तब तक BS6 आ गया। तो BS4 को, वही तो। तो ये तो है ही सर एग्जांपल कि BS4 वाला फिर पेटेंट आपका काम कहाँ पर आएगा। तो इस तरीके तो से सर फिर गवर्नमेंट कोई रूल है। मतलब फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा BS4 to BS6। हाँ,
जी, फिर आपने पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल किया, वगैरह वगैरह किया, और फिर आपकी पेटेंट वर्क करने लगी। बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आपकी पेटेंट वो 2-3 बरस तक नहीं चल पाई थी। यस सर, तो उस ये केस समझ में गए। एडजमेंट लिया जा सकता है। पेटेंटी सर एडजॉर्नमेंट फाइल करेगा। पेटेंट ही एडजमेंट फाइल करेगा कि मुझे 12 महीने दे दीजिए सर, मैं 12 महीने में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरा ये कंपलसरी लाइसेंस के लिए नहीं जा सकता है, मैं आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करके बताऊंगा। ओके सर। बस एक सर सेकंड यही सर। यही बात है। और हाँ, 86 में जो है ना, उसमें ग्राउंड ये 3 नहीं है, ये ग्राउंड एक ही है, नॉट वर्कड इन इंडिया। नॉट वर्कड इन इंडिया। हाँ, उसमें भी अगर आप उसका अगर पर्टिकुलर ग्राउंड लिखना चाहें तो सेक्शन नंबर यस। 84 सब क्लोज 7, सेक्शन नंबर 84 सब क्लोज 7 उसका डी ग्राउंड। डी। ठीक है। इन्वेंशन नॉट ये सर वर्कड इन डायरेक्ट में देखिए ना, 86 में क्या लिखा हुआ है, 84 का 4 का डी है या 7 का डी है, दोनों में से एक है। 84 7 डी। करेक्ट सर। हाँ, ये पढ़ 84 7 लीजिएगा। डी। वही क्लोज के लिए, वही एक ही क्लोज के लिए ये एडजमेंट मिल सकता है। ये तीनों कंडीशन के लिए नहीं है, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन नहीं है, सिर्फ नॉट वर्कड इन इंडिया वाली कंडीशन है। 84 7 डी का सर, इफ द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट बीइंग वर्कड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया on commercial scale to adequate extent, or is to being or is to being so work to the fullest extent that is reasonably practicable। हम्म। यही है तो सर। नॉट वर्कड इन इंडिया के लिए, ये बाकी की दो कंडीशन के लिए नहीं है, रीजनेबल रिक्वायरमेंट या एफोर्डेबल प्राइस वाली बात नहीं है वहां पर। वो ठीक है सर, कॉमर्शियल नॉट स्केल पे वर्क इंडिया पे आया ही इंडिया। नहीं है अभी तक। कंट्रोलर थिंग्स for 2 months।